नेक्स्ट लॉन्ग टाइप आंसर्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। जनरल इंश्योरेंस के डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स क्या क्या रहते हैं। जनरल इंश्योरेंस प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। जनरल इंश्योरेंस में क्या रहता है, अपने को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन रहता अगेंस्ट रिस्क। अपने को जो भी रिस्क रहता ना, एक्सीडेंट का, थेफ्ट का, ठीक है, उससे जो है सो अपने को प्रोटेक्शन मिलता जनरल इंश्योरेंस में। अदर देन लाइफ, इसमें लाइफ का कुछ भी नहीं रहता प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क अदर देन लाइफ। द मेजर टाइप्स इंक्लूड हेल्थ इंश्योरेंस। सो लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के जितने भी अलग दूसरे इंश्योरेंस रहते पूरे जो है सो वो जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में आते। ठीक है, तो क्या क्या रहते हैं अपने को जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। फर्स्ट वन, हेल्थ इंश्योरेंस कवर्स मेडिकल एक्सपेंसेस। हेल्थ इंश्योरेंस में अपने को मेडिकल एक्सपेंसेस कवर होते हैं इसमें, ड्यू टू इलनेस की वजह से या हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से या एक्सीडेंट की वजह से जो भी हेल्थ पे जो इफेक्ट होता वो एक्सपेंसेस को, मेडिकल एक्सपेंसेस को ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से अपन कवर कर सकते। टाइप्स क्या रहते हैं इसमें, इंडिविजुअल हेल्थ प्लान, फैमिली फ्लोटर या अपनी फैमिली के लिए, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, ये जो है सो टाइप्स रहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के। नेक्स्ट अपने को मोटर इंश्योरेंस रहता। मोटर इंश्योरेंस जो है सो कवर्स व्हीकल्स अगेंस्ट एक्सीडेंट। मोटर इंश्योरेंस की पॉलिसी अगर आप लिए तो ये जो है सो अपने को एक्सीडेंट, थेफ्ट या अपनी बाइक कुछ भी चोरी हो गई, कार चोरी हो गई, या थर्ड पार्टी लायबिलिटी, या थर्ड पार्टी का पेमेंट था वो नहीं, वो जो है सो थर्ड पार्टी अपने को पेमेंट नहीं करे तो वैसा अगर कुछ हो गया तो वो चीज़ें अपने को मोटर इंश्योरेंस में कवर होती है। क्या क्या होते हैं मोटर इंश्योरेंस में, एक्सीडेंट, व्हीकल्स अगेंस्ट एक्सीडेंट, थेफ्ट एंड थर्ड पार्टी लायबिलिटी। इसमें टाइप क्या है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मैंडेटरी रहता है इसमें, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। नेक्स्ट अपने को प्रॉपर्टी इंश्योरेंस रहता, प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी इंश्योरेंस पॉलिसी में अपने को क्या रहता है, ये अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन रहता। जैसा कि होम के लिए भी लोग पॉलिसी लेते, प्रॉपर्टी पॉलिसी लेते, इंश्योरेंस पॉलिसी लेती है, ऑफिस के लिए, अगर फैक्ट्री है कोई या फैक्ट्री के लिए। अगेंस्ट रिस्क लाइक फायर, थेफ्ट एंड नेचुरल कैलेमिटीज। अगर आपका घर जो है सो कुछ समंदर के करीब में है, ठीक है, कभी तूफान आ गया, ठीक है, फ्लड आ गया, तो उसकी वजह से जो नुकसान होते हैं, ड्रॉट की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से, जो कि नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से अपने होम को, ऑफिस को, फैक्ट्री को जो भी नुकसान होते हैं, वैसे चीज़ों को ये पॉलिसी जो है सो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस पॉलिसी अपने को प्रोटेक्ट करती। इंक्लूड्स होम इंश्योरेंस रहता है इसमें, शॉप इंश्योरेंस रहता है, इंडस्ट्रियल रिस्क इंश्योरेंस रहता है अपने को टाइप इसमें। नेक्स्ट है अपने को फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस में कवर डैमेज कॉज बाय द फायर। फायर इंश्योरेंस में जो भी डैमेज, जो भी नुकसान होता, ठीक है, फायर की वजह से, एंड रिलेटेड पेरिल्स भी बोले तो यहाँ पर लॉस, जो भी अपने को लॉस होता, जैसा कि एक्सप्लोजन, लाइटनिंग एंड रियॉट्स की वजह से जो भी होता, ये पूरे जो है सो अपने को कवर करता है। ये मेराइन इंश्योरेंस रहते हैं, प्रोटेक्ट शिप्स, कार्गो के जो भी रहते हैं ना, शिप्स जो सी रूट से जो भी अपन इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं अपने जो भी गुड्स को मेराइन ट्रांसपोर्ट के थ्रू, तो फ्रॉम रिस्क लाइक सिंकिंग, कभी शिप जो है सो सिंक हो जाती, ठीक है, कभी पायरेसी होती। पायरेसी बोले तो रॉबर्स आके जो है सो लूट लेते बीच में शिप्स को, ठीक है, वेदर डैमेज की वजह से अपने को शिप्स को कुछ नुकसान हो जाता, तो मेराइन ट्रांसपोर्ट से अपने को जो भी रिस्क रहता वो रिस्क को अपन कवर करने के लिए मेराइन इंश्योरेंस पॉलिसी लेते। दिस पॉलिसी इज मोस्टली टेकन बाय द इंश्योरर हु आर यूजिंग द बिजनेस, लाइक ट्रांसपोर्ट बिजनेस में जो भी रहते मेराइन इंश्योरेंस के बिजनेस में, वो लोग जो है सो ये मेराइन इंश्योरेंस पॉलिसी लेते। नेक्स्ट अपने को है ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी भी आजकल कॉमन हो गया। ये क्या करता, ट्रैवल इंश्योरेंस कवर्स अनएक्सपेक्टेड लॉसेस ड्यूरिंग ट्रैवल के टाइम पे कुछ लॉस अकर हो गया तो उसके लिए भी पॉलिसी रहती। आई थिंक मोस्ट सम ऑफ यू आर लिसनिंग दिस ट्रैवल इंश्योरेंस इज न्यू फॉर यू, ऑलवेज यू हैव लिसन बाइक इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, दैट्स ऑल नो, बट ट्रैवल इंश्योरेंस ऑल्सो इज देयर इन द जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। यू हैव टू राइट द पॉइंट, ट्रैवल इंश्योरेंस भी आपको लिखने का रहता, ठीक है। ट्रैवल इंश्योरेंस क्या करता है, ये अनएक्सपेक्टेड लॉसेस, ट्रैवल के टाइम पे जो भी अपने को लॉस होता वो लॉस को जो है सो कवर करता, इंक्लूडिंग मेडिकल इमरजेंसी, और अपने को ट्रिप कैंसिलेशन की वजह से अगर कुछ ट्रैवल में लॉस हो रहा, अपने को लॉस्ट बैगेज अगर अपना कुछ हो गया ट्रैवल के उसमें, तो ऐसे चीज़ों को जो है सो अपन ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी के जरिए अपन रिस्क को जो है सो कवर कर सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट अपने पास है लायबिलिटी इंश्योरेंस, कवर्स लीगल लायबिलिटीज जो भी रहते हैं इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स, नेग्लिजेंस और डैमेज टू द थर्ड पार्टी। लायबिलिटी इंश्योरेंस भी रहता, इंक्लूडेड प्रोफेशनल इंडेमनिटी और प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस में ये यूज होता। प्रोफेशनल्स में ज़्यादा अपने को लायबिलिटी इंश्योरेंस रहता।
नेक्स्ट, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस इन केस ऑफ डिसएबिलिटी, और या डेथ हो गई, पैर टूट गया, या कुछ बॉडी को अपने डैमेज हो गया कोई पार्ट ड्यू टू एन एक्सीडेंट की वजह से, तो उसके लिए पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस बोल के रहता है ये। ठीक है, ये 8 पॉइंट्स जो है सो आपको जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स अगर आपको आया तो ये आंसर लिखने का रहता। So for just these points I am giving you in a simple way, you can write it by your own also, but side headings are important. Whatever the side headings I am giving you, if you cover those side heading and the remaining part if you write by your own also, अगर आप own से भी लिखे बाकी का तो आपको marks मिल जाते। And this all notes I have given on Telegram channel Hikmat Learning Academy, PDF I have given, you can take the print out for that, for easy learning the answers। सो आपको आसानी होती पढ़ने के लिए, इसलिए पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे हिकमत लर्निंग एकेडमी के, आप उसका प्रिंट लेके भी ये पॉइंट्स रिफर कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट कंक्लूजन, जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी सेफगार्ड। जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी से क्या हो रहा है अपने को, सेफगार्ड हो रहा है इंडिविजुअल को और बिजनेस को फ्रॉम फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी, फाइनेंशियल अपने को लॉस, अनसर्टेन बोले तो कुछ भी हो सकता है नुकसान। ठीक है, अपने को जो अपन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, जो अपन मालूम नहीं कर सकते इन एडवांस में, चूजिंग द राइट पॉलिसी लेके अपन डिपेंड ऑन रिस्क एक्सपोजर एंड फाइनेंशियल नीड्स। नेक्स्ट है अपने को सेटलमेंट ऑफ डेथ मैच्योरिटी क्लेम इन लाइफ इंश्योरेंस। अगर कोई पर्सन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लिए, अब उनकी डेथ हो गई, तो वो कैसा क्लेम करना, वो अमाउंट को कैसा रिकवर करना, उसके लिए जो है सो अपने को यहाँ पर कुछ स्टेप्स रहते। ठीक है, तो यहाँ पर डेथ के लिए एक रहते और एक मैच्योरिटी बोले तो अगर सपोज आपके ग्रैंड फादर या आपके फादर 25 ईयर्स का कुछ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिए थे, उन्होंने अभी अलाइव है, अब टाइम हो गया, 25 ईयर्स कंप्लीट हो गए, तो कैसा उन्होंने क्लेम कर सकते, कैसा वो अमाउंट को रिकवर कर सकते। ठीक है, अगर किसी की डेथ हो गई तो जो भी उनके नॉमिनी रहते, ठीक है, अगर किसी के ग्रैंडफादर है, समझो हस्बैंड है, उनकी डेथ हो गई, उनके वाइफ को जो है सो वो अमाउंट मिलता। ठीक है, अगर पॉलिसी ली हो ना, तो नॉमिनी जिसका भी नाम लिखाते ना पॉलिसी में, उन लोग को नॉमिनी बोलते। ठीक है, तो इसमें अपने को डेथ क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस में क्या रहता, स्टेप 1 पहले तो नोटिफिकेशन देना पड़ता। नॉमिनी जो भी रहते उनके सन या उनके वाइफ जो भी रहते, या उनकी वाइफ की पॉलिसी या उनके हस्बैंड नॉमिनी है, जो भी है इसमें नॉमिनी बोले तो जिसकी डेथ हो गई, उनके बाद जिसका नाम, जिसको अमाउंट दियो बोल के जो इंश्योरेंस पॉलिसी जो लेते, जब अगर जो भी नेम अपने को नॉमिनी का देना रहता, वहाँ पर जो भी नेम वहाँ पर दिए, ठीक है, वो नेम जो है सो वहाँ पर मेंशन रहता। तो वो नॉमिनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती कि इंश्योरर इन्फॉर्म्स द इंश्योरर अबाउट द पॉलिसी होल्डर्स डेथ। पॉलिसी होल्डर जिसकी थी वो इंश्योरेंस कंपनी वालों को नोटिफिकेशन देना। ठीक है, स्टेप 2 में क्या रहता है, उनको सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब वो लोग पूछते कि हमको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए पॉलिसी होल्डर के, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड डेथ सर्टिफिकेट, पहले तो बोलते कि आप उनका डेथ सर्टिफिकेट लाइए, उसके बाद क्लेम फॉर पॉलिसी के लिए जब कुछ फॉर्म्स रहते ना, लीगल डॉक्यूमेंट जो भी रहते वो लाइए, डिटेल्स एंड नॉमिनी का आइडेंटिफिकेशन भी बहुत कंपलसरी रहता। ठीक है, नॉमिनी उनसे क्या रिलेटेड है वो मैच होना, जो भी पॉलिसी होल्डर में नॉमिनी का नेम दिए वो नेम उनका जो है सो उससे मैच होना रहता, तभी जो है सो क्लेम कर सकते अपन अमाउंट को। नेक्स्ट अपने को स्टेप 3 वेरिफिकेशन रहता है। ये इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरर रहते वो लोग वेरीफाई करते पूरे डॉक्यूमेंट्स में, उनकी रियलिटी में डेथ हुई या नहीं हुई, पूरे इन्वेस्टिगेट करते, जो भी नेसेसरी रहती वो पूरा करते वो लोग 3rd स्टेप्स में। नेक्स्ट क्लेम अप्रूवल होता, क्लेम अप्रूवल हुआ तो और नॉमिनी को जो है सो इन्फॉर्मेशन आता मैसेज के थ्रू के, इफ वैलिड है अगर पूरा तो द इंश्योरेंस प्रोसेसेस द क्लेम के लिए आपका अमाउंट जो है सो आपको मिल जाता। नेक्स्ट स्टेप 5 पेमेंट, द डेथ बेनिफिट जो भी रहता है इज पेड टू द नॉमिनी। लास्ट 5th स्टेप में आपको जो है सो अमाउंट मिल जाता। ये क्या था, डेथ के लिए था। नेक्स्ट है मैच्योरिटी क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस। मैच्योरिटी क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस बोले तो जो भी पॉलिसी होल्डर रहते हैं उन्होंने भी अलाइव है, अभी 10 ईयर्स का कोई पॉलिसी लिए थे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, कोई 25 ईयर्स का, तो यहाँ पर नॉमिनी को अमाउंट नहीं मिलता, जो पॉलिसी होल्डर एग्जिस्ट है जो अभी अलाइव है उनको इस मिलता, तो उसके लिए अलग जो है सो अपने को स्टेप्स फॉलो करना पड़ता। तो यहाँ पर क्या है अपने को मैच्योरिटी क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस के लिए स्टेप 1 पॉलिसी मैच्योरिटी नोटिफिकेशन।
पहले आपकी जो भी रहता ना वो नोटिफिकेशन देना पॉलिसी होल्डर, ये पॉलिसी मैच्योरिटी हो गई, दैट मीन्स मेरे 10 ईयर्स 25 ईयर्स की मैं जो पॉलिसी लिया था वो पॉलिसी का कंप्लीट हो गया। द इंश्योरर इन्फॉर्म्स द पॉलिसी होल्डर अबाउट द अपकमिंग मैच्योरिटी। अब तो यहाँ पर ये पॉलिसी मैच्योरिटी की नोटिफिकेशन कौन दे रहे हैं, यहाँ पर इंश्योरर दे रहे। स्टेप 1 में पॉलिसी मैच्योरिटी की नोटिफिकेशन आती, इंश्योरर कंपनी की तरफ से आती, किसको, इन्फॉर्म द पॉलिसी होल्डर को अबाउट द अपकमिंग मैच्योरिटी, आपकी आने वाली है बोल के। पहला है ये मैच्योरिटी क्लेम में वहां से आ रही, ठीक है। 10th में क्या हुआ था, नोटिफिकेशन नॉमिनी दिए थे, यहाँ पर क्या हो रहा है, इंश्योरर कंपनी जो है सो पॉलिसी होल्डर को अपकमिंग मैच्योरिटी की नोटिफिकेशन सेंड कर दी। सेकंड, सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, द पॉलिसी होल्डर, अब क्यों करते हो लोग वो अपकमिंग मैच्योरिटी की, कि जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो सबमिट करने के लिए। तो सेकंड स्टेप में जो है सो जिसकी पॉलिसी है, पॉलिसी होल्डर को क्या करना है, सबमिट करना है। मैंने मैच्योरिटी क्लेम फॉर्म और पॉलिसी बॉन्ड जो भी रहता, केवाईसी डॉक्यूमेंट, जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स रहते हैं ना, अपन पॉलिसी लिए जब जो भी अपन प्रीमियम्स पे करे सो स्लिप्स वगैरह पूरा जो है सो पॉलिसी बॉन्ड केवाईसी डॉक्यूमेंट ये जो है सो पूरा सबमिट करने का रहता। थर्ड स्टेप उन लोगों का वेरिफिकेशन रहता, ये इंश्योरर वेरीफाइज कर लेते पूरी डिटेल को लोग। नेक्स्ट, पेमेंट प्रोसेस, ओनली 4 स्टेप्स रहते, पेमेंट मिल जाता। द इंश्योरेंस रिलीजेस द मैच्योरिटी अमाउंट विद एनी एप्लीकेबल बोनसेस। अब कभी कोई पॉलिसी में बोनस भी रहता तो जो भी एप्लीकेबल बोनस रहता उसके साथ जो है सो पूरा पॉलिसी होल्डर को जो भी अमाउंट रहता इंश्योरेंस पॉलिसी का वो अमाउंट पूरा जो है सो इंश्योरर रिलीज कर देते मैच्योरिटी अमाउंट बोनस के साथ में। इट्स क्लियर नो, अंडरस्टैंड नो व्हाट इज डेथ क्लेम सेटलमेंट एंड मैच्योरिटी क्लेम, समझ में आ गया ना। डेथ क्लेम में आपको 5 स्टेप्स लिखने का है एंड मैच्योरिटी क्लेम में आपको 4 स्टेप्स लिखने का है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लेम्स है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू डिपेंडेंट। अब किसी की डेथ हो गई तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहती है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में, क्लेम करने से क्या है, वो जिसका भी जो भी अमाउंट सेव करके रखे थे ठीक है वो अमाउंट उनके डिपेंडेंट्स को मिल जाता। नेक्स्ट, इंश्योर स्मूथ प्रोसेसिंग विदाउट लीगल डिस्प्यूट्स, इसमें क्या होता है, क्लेम सेटलमेंट में लीगल डिस्प्यूट्स नहीं होते, ठीक है, मारम पीटी कुछ भी नहीं होती है। जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स वहां पर रहते हैं अकॉर्डिंग टू पॉलिसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से इंश्योरर जो भी कंपनी रहती वो अमाउंट उनके नॉमिनी को दे देते। अगर मैच्योरिटी है तो मैच्योरिटी पॉलिसी होल्डर को वो अमाउंट लीगली बिना डिस्प्यूट्स के अमाउंट जो है सो मिल जाता। तो इतना इंपॉर्टेंट रहता क्लेम करना, पूरा सेटलमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट काम रहता। ये बहुत सारे लोग जो है सो इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से डरते क्योंकि उन लोगों को फ्यूचर क्या जो है सो लोग प्रेडिक्ट नहीं करते कि अमाउंट ये देते कि नहीं, कि कंपनी डूब जाती, ये चीज़ें माइंड में रहने की वजह से जो है सो कई लोग ये बेनिफिट को अवेल नहीं करते और इससे इंश्योरेंस कंपनी का भी नुकसान होता। वो लोग जो है सो ज्यादा पॉलिसी होल्डर्स को नहीं रिसीव कर सकते। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लेम सेटलमेंट होना, ठीक है। इंश्योर स्मूथ प्रोसेसिंग विदाउट लीगल डिस्प्यूट हेल्प्स मेंटेन ट्रस्ट। अगर सही तरीके से इंश्योरेंस कंपनी क्लेम कर दी अगर सेटलमेंट को आराम से, तो लोगों में जो है सो इंपॉर्टेंस मालूम होती है इंश्योरेंस पॉलिसी की, उसके बेनिफिट्स के बारे में, तो लोग क्या है उससे ट्रस्ट आ जाता है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री का बिजनेस आगे डेवलप होता। सो ये आपको इंपॉर्टेंस ऑफ क्लेम सेटलमेंट में 3 पॉइंट्स लिखने का है। It's clear, no? Are you able to understand? If you want the notes, I have given on the Telegram channel. The PDF I have given. You take out the print and learn the answer well and write it very well in the exam. Now next topic we have, what is risk and its type. इंश्योरेंस के बारे में जब अपन पढ़ रहे हैं तो इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट की शुरुआत ही अपने को रिस्क के होती, क्योंकि कोई भी बिजनेस में कोई भी जो सो अपन बाइक ले रहे या कोई भी मोटर व्हीकल ले रहे तो अपन को अपने को रिस्क रहता, फाइनेंशियल लॉस होने का रिस्क रहता, ठीक है, एक्सीडेंट्स होने का, थेफ्ट होने का। तो इसके लिए रिस्क आखिर है क्या, रिस्क ये रिस्क द अनसर्टेनिटी ऑफ फाइनेंशियल लॉस, अपन पैसों का कुछ आगे फ्यूचर में नुकसान होने का अनसर्टेनिटी को रिस्क बोलते, ठीक है। रिस्क रिफर्स to the uncertainty of financial loss. If it is an unavoidable part of the life and business, ये जिंदगी की डेथ कभी भी किसकी भी हो सकती, कि कोई भी बीमार भी पड़ सकता, ठीक है। रिस्क जो है सो लाइफ के साथ भी एंड जो है सो जैसा कि अपने जो भी प्रोडक्ट्स रहते प्रॉपर्टी के साथ भी जो है सो रिस्क जुड़े हुआ है। तो ये अपने अनअवॉइडेबल पार्ट ऑफ लाइफ है, ये बिजनेस का अपने लाइफ का जो है सो रिस्क जो है सो अपने से हर बिजनेस की और हर इंडिविजुअल की लाइफ से जुड़े हुआ है, ठीक है। तो अपने को टाइप्स ऑफ रिस्क है क्वेश्चन। नेक्स्ट का टाइप ऑफ रिस्क में अपने को प्योर रिस्क है। प्योर रिस्क बोले तो ओनली रिजल्ट इन लॉस, प्योर रिस्क
वहाँ पर प्रॉफिट का, गेन का कुछ भी काम नहीं रहता। अगर आग लग गई, नुकसान हो जाता, पूरा जल जाता ना, तो वहाँ पर क्या होता, जल गया तो पूरा लॉस ही होता। तो ऐसे ऐसे केसेस में जहाँ पर सिर्फ लॉस का चांस रहता, वैसे रिस्क को प्योर रिस्क बोलते। एग्जाम्पल, फायर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, नेचुरल कुछ डिजास्टर हो गया, रेन की वजह से, फ्लड की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से, ऐसे जो रिस्क अपने को फाइनेंशियल जो लॉस होता, जहां पर अपन इमेजिन नहीं कर सकते गेन होने का, सिर्फ नुकसान ही होता। ठीक है, अगर आप एक बाइक लिए तो वो बाइक से आपको कुछ फायदा तो नहीं होता, उसकी पॉलिसी लिए तो एक्सीडेंट हुआ तो नुकसान ही होता आपको। तो फायर, एक्सीडेंट, ये चीजों से, जो चीजों से नुकसान ही होने का रहता, उसको प्योर रिस्क बोलते हैं। नेक्स्ट है अपने पास स्पेकुलेटिव रिस्क। इसमें क्या रहता, बोथ लॉस एंड गेन की पॉसिबिलिटी रहती है इसमें। ऐसी चीजें, इट इन्वॉल्व्स बोथ रिस्क, लॉस एंड गेन। जैसा कि एग्जांपल, स्टॉक मार्केट, शेयर्स खरीदे आप, शेयर्स के ऊपर आप कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी लिए शेयर्स की, तो वहां पर क्या है, आपको फायदा भी होने के चांसेस है, आपको शेयर्स की वैल्यू बढ़ गई तो आपको जो है सो प्रॉफिट होता, गेन होता। शेयर्स की मार्केट डाउन हो गई अगर, तो आपको लॉस होता। ठीक है, गैम्बलिंग में भी आपको गेन भी हो सकता, लॉस भी हो सकता, तो इसको स्पेकुलेटिव रिस्क बोलते हैं। नेक्स्ट अपने को है फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क क्या रहता, मेजरेबल कर सकते हैं अपन। फाइनेंशियल रिस्क को मेजरेबल कर सकते हैं मॉनिटरी टर्म्स में। बिजनेस के लॉस या इंश्योरेंस क्लेम के लिए अपन जो है सो कुछ फायर लग गई, इंश्योरेंस क्लेम में कितना गुड्स था, ठीक है, फैक्ट्री में, उसको जो है सो अपन इंश्योरेंस क्लेम के लिए फाइनेंशियली अपन बोल सकते हैं 5 लाख का लॉस हुआ, इतना अमाउंट हमको क्लेम करना है बोल के। तो फाइनेंशियल रिस्क वो तो मेजरेबल, मॉनिटरी, अपन पैसों के उसमें उसको मेजर कर सकते हैं। नॉन फाइनेंशियल रिस्क क्या रहता, कैन नॉट बी क्वांटिफाइड। जैसा कि रेपुटेशन डैमेज हो गया किसी का इमोशनल डेथ अगर किसी की होगी, लाइफ इंश्योरेंस में नॉन फाइनेंशियल रिस्क रहता है। यहाँ पर अपन उनके वो पर्सन की डेथ होने से उनके फैमिली मेंबर्स के इमोशन को कितना हर्ट हुआ, आप उसको मनी में मेजर नहीं कर सकते, तो डेट इज कॉल्ड एज नॉन फाइनेंशियल रिस्क। नेक्स्ट, फंडामेंटल एंड पर्टिकुलर रिस्क। फंडामेंटल रिस्क क्या रहता है, अफेक्ट से लार्ज ग्रुप, नेचुरल डिजास्टर आने से फंडामेंटल रिस्क ये सबको, जैसा कि कोई एक एरिया में आया, ठीक है, एक कंट्री में आया, तो वहाँ के बहुत सारे लोगों को, ग्रुप को इफेक्ट जो होता है, दैट इज कॉल्ड एज फंडामेंटल। पर्टिकुलर रिस्क मीन्स अफेक्ट्स इंडिविजुअल, एक जनों के बिजनेस को, या एक इंडिविजुअल का कुछ एक्सीडेंट हो गया कार का या बर्गरी, तो ये जो है सब पर्टिकुलर रिस्क रहता है। फंडामेंटल रिस्क, पर्टिकुलर रिस्क, ग्रुप एंड इंडिविजुअल के बारे में आपको लिखने का है इसमें। नेक्स्ट अपने को है स्टैटिक एंड डायनामिक रिस्क। स्टैटिक एंड डायनामिक रिस्क में कांस्टेंट ओवर टाइम, थेफ्ट, नेचुरल कैलेमिटीज, ठीक है, ये चेंज। डायनामिक रिस्क में चेंजेस की वजह से। स्टैटिक में क्या रहा, नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से या थेफ्ट होने की वजह से जो अपने को रिस्क रहता है उसको स्टैटिक रिस्क बोलते हैं। और डायनामिक रिस्क बोले तो इकोनॉमिक एंड बिजनेस कंडीशंस में जो है सो इन्फ्लेशन की, टेक्नोलॉजी चेंजेस होने की वजह से जो रहता, जैसा कि मोबाइल फोन में एक 5G आ गया तो 4G का मार्केट डाउन हो जाता, ठीक है, ऐसा टेक्नोलॉजी की वजह से बिजनेस में जो लॉस होता अपने को, उसको डायनामिक रिस्क बोलते हैं। Conclusion, understanding risk helps business and individuals take necessary precautions and choose appropriate insurance coverage। तो अपने को ये इंश्योरेंस के रिस्क के पहले अपने को अगर रिस्क के बारे में मालूम रहा तो अपन जो है सो कई सही प्रॉपर जो है सो इंश्योरेंस पॉलिसी अपन ले सकते हैं अपने। तो रिस्क के बारे में अपने को मालूम रहना, अंडरस्टैंडिंग रिस्क के वजह से क्या होता है, अपने को बिजनेस को और इंडिविजुअल को नेसेसरी प्रिकॉशंस अपन ले सकते हैं एंड चूज अप्रोप्रिएट इंश्योरेंस कवरेज, अपन जो है सो कवर पॉलिसीज लेके अपन जो है सो इंश्योरेंस को कवर कर सकते हैं। इट्स क्लियर नो?